विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इथेन विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़। इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इथेन में, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 होता है। तो आंसर है कि इथेन में 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ब्यूटेनोन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनोन का कौन से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कौन से फंक्शनल ग्रुप को शो करता है, ये बताना है। तो आंसर है ब्यूटेनोन। किसका ओन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम कीटोन के लिए ओन का यूज़ करते हैं। सफिक्स हमारा कीटोन के लिए यूज़ होता है ओन। तो ये हमारा ब्यूटेनोन किसका हो जाएगा, कीटोन का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनोन इज कीटोन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वाइल कुकिंग इफ़ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। तो जब खाना बनाते हैं तो वेसल का बॉटम अगर ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है बाहर से, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो फ्यूल है वो पूरा तरह से जला नहीं है, यही इसका मतलब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। लिखा है, वाइल कुकिंग इफ़ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग blackened on the outside then it means that the fuel is not completely burning। not completely, तो फ्यूल completely burn नहीं हुआ था, इसी वजह से हमारा जो यूटेंसिल है वो काला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो यहाँ पर किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा CH3Cl में, ये आपको बताना है। आंसर है, कार्बन कैन either lose 4 of its electrons nor gain 4 electrons as both the processes require extra amount of energy and would make the system unstable। तो कार्बन है ये ना तो अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज़ करता है और ना ही गेन करता है। तो इस प्रोसेस में अगर वो गेन करना चाहेगा या लूज़ करना चाहेगा तो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होगी, और इस वजह से अगर ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को या गेन करता है तो ये जो सिस्टम है ये अनेबल हो जाए, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर इट completes its octet by sharing its 4 electrons with other carbon atom or with atoms of other elements। और इसी वजह से ये ना मतलब ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ना गेन करता है। अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए ये क्या करता है, ये अदर एलिमेंट्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का, अदर एलिमेंट के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। In covalent bonding, both the atoms share the valence electrons, that is, the shared electrons belong to the valence shell of the both the atoms। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यही लिखा है कि दैट इज़ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम्स। तो दोनों एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग दिखा रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये हमारा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन हाइड्रोजन के साथ में हो रही है। वहीं जब कार्बन क्लोरीन के साथ में यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये शेयरिंग कर रहा है। हियर कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस डायग्राम में के बारे में ही बात हो रही है कि इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, किस लिए, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए।
वहीं बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट डुप्लेट। तो हाइड्रोजन एटम को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वहीं बात कर रहा है क्लोरीन की, ऑल्सो क्लोरीन रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, किसके लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। Therefore, all of these share the electrons, and as a result carbon forms 3 bonds with hydrogen and 1 with chlorine। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हमारा इथेनॉइक एसिड है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये फार्मूला होता है COOH है। तो ये हमारा कार्बन है, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और ये ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और अगेन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो ये इथेनॉइक एसिड का हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करने के लिए कह रहा है। तो ये है H2S जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर के साथ में कनेक्टेड है। तो ये हमारा सल्फर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये हाइड्रोजन और सल्फर आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का। थर्ड है प्रोपेन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये है प्रोपेन। प्रोपेन के लिए फॉर्मूला होता है मीथेन एथेन प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन होगा और बाकी के हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। तो ये प्रोपेनोन बनाना है, तो ओन आपका कीटोन ग्रुप को ऐड करेगा। तो ये कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों तरफ हम लोग CH3 ऐड कर रहे हैं। तो ये CH3 इधर ऐड हुआ, CH3 इधर ऐड हुआ और ये हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और चौथा क्या है F2। F2 के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये है F2, 2 फ्लोरीन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये हो गया फ्लोरीन F2 का आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। आंसर है अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड का एक सीरीज होता है जिसमें कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है सब में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन etc. are all part of alkane homologous series. The general formula of this series is CnH2n+2। तो यहाँ पर ये सभी आपके पास में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ के एग्जाम्पल्स हैं और इनका फार्मूला जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 में आपको मीथेन के लिए फार्मूला बनाना है। तो क्या होता है, मिथ का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू 2 × 1 और +2, तो ये कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो इस तरह से मीथेन का फार्मूला इस पर वैल्यू पुट करके हमने मीथेन का फार्मूला प्रिपेयर किया है CH4। इथेन की बात करें तो ईथ का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पर हो गया C2H6 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे C2H6, तो ये फार्मूला इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्रोपेन की बात करें तो ये हो जाएगा C3 और C3H8 हो जाएगा प्रोपेन के लिए फार्मूला। ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूट का मतलब क्या होता है 4, तो ब्यूटेन के लिए C4 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10, C4H10 हो जाएगा ब्यूटेन के लिए। इसको कैलकुलेट करके आप इजीली निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट बिटवीन ईच सक्सेसिव कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो सब में CH2 का डिफरेंस आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब में CH2 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहता है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बीच में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये बताना है।
तो आंसर है इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ अ प्लीजेंट ऑर्डर वाइल इथेनॉइक एसिड हैज़ विनेगर लाइक स्मेल। तो रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल जो है एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और इसका जो ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, वो काफ़ी प्लीजेंट होता है। वहीं बात करें इथेनॉइक एसिड का तो इसका स्मेल विनेगर के जैसा होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज 70 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ बिलो रूम टेम्परेचर एंड हैंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स। तो बात करें इथेनॉइक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट की तो ये 17 डिग्री सेल्सियस होता है और रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होने की वजह से ये ठंड के मौसम में है, ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ metal carbonates and metal hydrogen carbonate to form salt, water and carbon dioxide gas while ethanol does not react with them। तो यहाँ पर इथेनॉइक एसिड की बात कर रही है। इथेनॉइक एसिड मेटल कार्बोनेट और मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वहीं इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल इन सब के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता है। ये आपका फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मिक्स किया गया है तो इसके साथ में क्या बन रहा है, सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये फार्मूला के फॉर्म में लिखा है। ये मेटल कार्बोनेट है हमारा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, साथ में ये अल्कोहल है और रिएक्ट करने के बाद में हमारा कोई भी यहाँ पर मतलब ये रिएक्ट किया है और उसके बाद में ये फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं हमारा ये सेकंड वाला के बारे में बात हो रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाया है, जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ में इसको मिक्स करते हैं तो किसी तरह का कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको दिखाया गया है कि यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद में किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte। तो कोई मेटल है एम, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसकी करनी है तो आप इसमें एनोड के फॉर्म में क्या लेंगे और कैथोड के फॉर्म में क्या यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आप क्या यूज़ करेंगे। तो आंसर है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम। तो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है तो एनोड के फॉर्म में हम क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल, एम इम्प्योर मेटल लेंगे। कैथोड के फॉर्म में स्ट्रिप लेंगे, किस चीज़ का, एक प्योर मेटल का, जो एम मेटल है उसका प्योर स्ट्रिप लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, जो भी मेटल होगा उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। तो फ्यूल की तरह हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। तो आंसर है मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। Saturated hydrocarbons burned with a clean flame and no smoke is produced. The carbon compounds used as a fuel have high calorific value. Therefore, carbon and its compounds are used as fuel for most applications. तो लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब आप इनको जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो बहुत सारा हीट और लाइट ये लोग हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब इसको जलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तो ये एकदम क्लीन फ्यूल देगा, किसी तरह का कोई भी स्मोक ये प्रोड्यूस नहीं करता है। कार्बन कंपाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होती है, इसीलिए कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम लोग फ्यूल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज़ ट्रीटेड विथ सोप। तो जब हार्ड वाटर में हम लोग सोप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा स्कम का फॉर्मेशन होता है। तो स्कम क्या होता है, कैसे बनता है, ये आपको बताना है। तो आंसर है सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज़ हार्ड। तो वाटर जब हार्ड होता है तो इस केस में सोप प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। अ सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम
सॉल्ट सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है जहाँ पर फैटी एसिड का लॉन्ग चेन बनता है। हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेसेस sodium or potassium ions from the soap molecules, forming an insoluble substance called scum. A lot of soap is wasted in the process. तो जब हमारा सोप हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होता है उसमें, तो वाटर में जा कर के ये डिस्प्लेस होकर के सोडियम या फिर पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर जो सोप मॉलिक्यूल होता है ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को स्कम कहा जाता है। तो इस केस में स्कम जब बनता है तो यहाँ पर बहुत सारा साबुन जो है इस प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर। तो साबुन को आप जब लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करोगे तो क्या होगा, किस तरह का चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर है सिंस सोप इज़ बेसिक इन नेचर, सोप का नेचर बेसिक होता है तो बेसिक सब्सटेंस क्या करता है, इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो इसलिए बेसिक सब्सटेंस है इसीलिए ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। हाउएवर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू, तो ब्लू लिटमस की बात करें तो ये बेसिक है तो ब्लू लिटमस के साथ में इसको यूज़ करेंगे तो ये लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कहता है व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ऐड करने का प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एडेड विथ हाइड्रोजन in the presence of palladium and nickel catalyst to give saturated hydrocarbons। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऐड किया जाता है पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये लोग पैलेडियम और निकल जो है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं और यहाँ पर इनके यूज़ से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाया गया है। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स विच कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन्स। तो ये हमारा वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजिनेशन में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम का लॉन्ग चेन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि रिएक्शन आपको शो करेगा, ये बताना है। देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। अच्छा, आंसर इसका बताना है C2H6 CH3 C3H8 C3H6 C2H2, ये सब में से आपको बताना है। तो आंसर क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6 एंड C2H2 अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ये दो हैं C3H6 और C2H2, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और इसीलिए ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो बटर और कुकिंग ऑयल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे। तो आंसर क्या है, बटर कंटेन सैचुरेटेड फैट्स, बटर में सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजिनेटेड, इसीलिए बटर को हाइड्रोजिनेट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑयल हैज़ अनसैचुरेटेड फैट्स, बात करें ऑयल की तो ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई इट कैन बी हाइड्रोजिनेटेड टू सैचुरेटेड फैट्स, इसीलिए इसका मतलब इसको जो है हाइड्रोजिनेट हम लोग करके सैचुरेटेड फैट में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शंस ऑफ सोप। तो सोप के थ्रू हम लोग कैसे कपड़ों की सफाई करते हैं वो आपको बताना है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स क्या करता है, द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लोथ्स इन ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कपड़े पर जो गंदगी होती है वो नेचर में ऑर्गेनिक होती है और पानी में ये घुलती नहीं है।
देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विथ वाटर। इसीलिए ये जो डर्ट है इसको सिर्फ आप पानी से धोओगे तो ये साफ़ नहीं होगा। When soap is dissolved in water, its hydrophobic ends attach themselves to the dirt। तो सोप को जब आप वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हो तो सोप का दो एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से डरता है, पानी के से भागता है, दूर भागता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक जो कि पानी की तरफ भागता है। तो जब आप इसमें डिज़ोल्व करोगे तो इसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो डर्ट के साथ में अपने आप को अटैच कर लेता है और उसके बाद में उसको डर्ट को वहाँ से खींच करके वो बाहर निकाल लेता है। देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन द मिसेल फॉर्मेशन एंड ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। तो यहाँ पर इस तरह से ये अरेंज होता है, इसका हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो होता है वो इसके इस तरह से ये जो है इसके साथ में यहाँ पर अरेंज हो रहा है। और इसके बाद में क्या होगा, अरेंजमेंट के बाद में जब आप इसको अच्छा से इसको क्लीन करोगे तो यहाँ पर ये मिसेल का फॉर्मेशन शो करेगा, यहाँ पर एक क्लस्टर बनाएगा सेंटर में, और उसके बाद यहाँ से ये जो है डर्ट को बाहर निकालने का काम करेगा। आगे लिखा है दिस मिसेल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। यहाँ पर ये जो गंदगी होती है, जो मिसेल्स होते हैं, ये वाटर में सस्पेंडेड होते हैं। हैंस द डस्ट पार्टिकल आर इजीली रिंस्ड अवे बाय वाटर। और इसीलिए जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जब आप उसको फिर वाटर के साथ में आप धोते हो तो ये आपका डर्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ये जो मिसेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ ना, तो ये मिसेल का फॉर्मेशन होने के बाद में वाटर से आपने क्लीन किया तो ये बाहर निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। और इसके बाद अगर कोई भी आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।